आदरणीय भाइयों बहनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। शतरंज के खिलाड़ी कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की। वाजिद अली शाह का समय था। लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। छोटे बड़े गरीब अमीर सभी विलासिता में डूबे हुए थे। कोई नृत्य और गान की मजलिस सजाता था तो कोई अफीम की पीनक ही में मजे लेता था। जीवन के प्रत्येक विभाग में आमोद प्रमोद का प्राधान्य था। शासन विभाग में, साहित्य क्षेत्र में, सामाजिक अवस्था में, कला कौशल में, उद्योग धंधों में, आहार व्यवहार में सर्वत्र विलासिता व्याप्त हो रही थी। राज कर्मचारी विषय वासना में, कविगण प्रेम और विरह के वर्णन में, कारीगर कलावत और चिकन बनाने में, व्यवसायी सुर में, इत्र मिश्री और उपटन का रोजगार करने में लिप्त थे। सभी की आंखों में विलासिता का मद छाया हुआ था। संसार में क्या हो रहा है इसकी किसी को खबर ना थी। बटेर लड़ रहे हैं, तीतरों की लड़ाई के लिए पाली बदी जा रही है। पौबारा का शोर मचा हुआ है। कहीं शतरंज का घोर संग्राम छिड़ा हुआ है। राजा से लेकर रंक तक इसी धुन में मस्त थे। यहाँ तक कि फकीरों को पैसे मिलते तो वह रोटियां ना लेकर अफीम खाते या मादक पीते। शतरंज ताश गंजीफा खेलने से बुद्धि तीव्र होती है, विचार शक्ति का विकास होता है, पेचीदा मसलों को सुलझाने की आदत पड़ती है। ये दलीलें जोरों के साथ पेश की जाती थी। इस संप्रदाय के लोगों से दुनिया अब भी खाली नहीं है। इसलिए अगर मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली अपना अधिकांश समय बुद्धि तीव्र करने में व्यतीत करते थे तो किसी विचारशील पुरुष को क्या आपत्ति हो सकती थी। दोनों के पास मौसी जागीरें थी। जीविका की कोई चिंता ना थी। घर में बैठे चकौतियां करते थे। आखिर और करते ही क्या। प्रातःकाल दोनों मित्र नाश्ता करके बिसात बिछा कर बैठ जाते। मोहरे सज जाते और लड़ाई के दांव पेच होने लगते। फिर खबर ना होती थी कि कब दोपहर हुई, कब तीसरा पहर, कब शाम। घर के भीतर से बार बार बुलावा आता कि खाना तैयार है। यहाँ से जवाब मिलता, चलो आते हैं। दस्तरख्वान बिछाओ। यहाँ तक कि बावर्ची विवश होकर कमरे में ही खाना रख जाता था और दोनों मित्र दोनों काम साथ साथ करते थे। मिर्जा सज्जाद अली के घर में कोई बड़ा बूढ़ा ना था, इसलिए उन्हीं के दीवान खाने में बाजियां होती थीं। मगर ये बात ना थी कि मिर्जा के घर के और लोग इस व्यवहार से खुश हों। घर वालों को तो कहना ही क्या, मोहल्ले वाले घर के नौकर चाकर तक नित्य द्वेषपूर्ण टिप्पणियां किया करते थे। बड़ा मनहूस खेल है, घर को तबाह कर देता है। खुदा ना करे किसी को इसकी चाट पड़े। आदमी दीन दुनिया किसी काम का नहीं रहता, ना घर का ना घाट का। बुरा रोग है। यहाँ तक कि मिर्जा की बेगम साहिबा को इससे इतना द्वेष था कि अवसर खोज कर पति को लताड़ती थी, पर उन्हें इसका अवसर मुश्किल से मिलता था। वो सोती ही रहती थी, तब तक बाजी बिछ जाती थी और रात को जब सो जाती थी तब कहीं मिर्जा जी घर में आते थे। हाँ, नौकरों पर वो अपना गुस्सा उतारती रहती थी। क्या पान मांगे हैं, कह दो आकर ले जाएं। खाने की फुर्सत नहीं है क्या, ले जाकर खाना सिर पर पटक दो, खाएं चाहे कुत्ते को खिलाएं। पर रूबरू वो भी कुछ ना कह सकती थी। उनको अपने पति से उतना मलाल ना था जितना मीर साहब से। उन्होंने उनका नाम मीर बिगाड़ रख छोड़ा था। शायद
मिर्जा जी अपनी सफाई देने के लिए सारा इल्जाम मीर साहब ही के सिर थोप देते थे। एक दिन बेगम साहिबा के सिर में दर्द होने लगा। उन्होंने लौंडी से कहा, जाकर मिर्जा साहब को बुला ला, किसी हकीम के यहाँ से दवा लाएं। दौड़ जल्दी कर लौंडी गई तो मिर्जा जी ने कहा, चल अभी आते हैं। बेगम साहिबा का मिजाज गर्म था। इतनी ताब कहाँ कि उनके सिर में दर्द हो और पति शतरंज खेलता रहे। चेहरा सुर्ख हो गया। लौंडी से कहा, जाकर कह अभी चलिए, नहीं तो वो आप ही हकीम के यहाँ चली जाएंगी। मिर्जा जी बड़ी दिलचस्प बाजी खेल रहे थे। 2 ही किस्तों में मीर साहब की मौत हुई जाती थी। झुंझला कर बोले, क्या ऐसा दम लंबों पर है, जरा सब्र नहीं होता। मिर्जा जी बोले, जी हाँ, चला क्यों ना जाऊं, 2 किस्तों में आपकी मौत होती है। मीर साहब बोले, जनाब इस भरोसे ना रहिएगा, वो चाल सोची है कि आपके मोहरे धरे रहे और मौत हो जाए, पर जाइए सुनाइए, क्यों खामखा उनका दिल दुखाइएगा। मिर्जा साहब बोले, इस बात पर मौत ही करके जाऊंगा। मीर साहब बोले, मैं खेलूंगा ही नहीं, आप जाकर सुनाइए। मिर्जा साहब बोले, अरे आज जाना पड़ेगा, हकीम के यहाँ सिरदर्द खाक नहीं है, मुझे परेशान करने का बहाना है। मीर साहब बोले, कुछ भी हो, उनकी खातिर तो करनी ही पड़ेगी। मिर्जा ने कहा, अच्छा एक चाल और चल लूं। मीर बोले, हरगिज नहीं, जब तक आप सुनाएंगे मैं मोहरे में हाथ ही नहीं लगाऊंगा। मिर्जा साहब मजबूर होकर अंदर गए तो बेगम साहब ने त्योरियां बदलकर लेकिन कराते हुए कहा, तुम्हें निगोड़ी शतरंज इतनी प्यारी है, चाहे कोई मर ही जाए पर उठने का नाम नहीं लेते। नौज कोई तुम जैसा आदमी हो। मिर्जा बोले, क्या कहूँ। मीर साहब मानते ही ना थे, बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाकर आया हूँ। बेगम बोली, क्या जैसे वो खुद निकट्टू हैं वैसे ही सबको समझते हैं, उनके भी तो बाल बच्चे हैं, या सबका सफाया कर डाला। मिर्जा बोले, बड़ा लती आदमी है, जब आ जाता है तब मजबूर होकर मुझे भी खेलना पड़ता है। बेगम बोली, दुत्कार क्यों नहीं देते। मिर्जा जी ने कहा, बराबर के आदमी हैं, उम्र में दर्जे में मुझसे 2 अंगुल ऊंचे, मुलाहिजा करना ही पड़ता है। बेगम बोली, तो मैं ही दुत्कार देती हूँ, नाराज हो जाएंगे। हो जाए, कौन किसी की रोटियां चला देता है, रानी रूठेंगी, अपना सुहाग लेंगी। हरिया जा बाहर से शतरंज उठा ला। मीर साहब से कहना, मियाँ अब ना खेलेंगे, आप तशरीफ ले जाइए। मिर्जा साहब बोले, हाँ हाँ, कहीं ऐसा गजब ना करना, जलील करना चाहती हो क्या। ठहर, हरिया कहाँ जाती है। बेगम ने कहा, जाने क्यों नहीं देते, मेरा ही खून पिए, जो उसे रोकें। अच्छा, उसे रोका, मुझे रोको तो जानूं। ये कहकर बेगम साहिबा झल्लाई हुई दीवान खाने की तरफ चली। मिर्जा बेचारे का रंग उड़ गया। बीबी की मिन्नतें करने लगे, खुदा के लिए तुम्हें हजरत हुसैन की कसम है, मेरी ही मैयत देखें, जो उधर जाएं। लेकिन बेगम ने एक ना मानी। दीवान खाने के द्वार तक गई, पर एकाएक पर पुरुष के सामने जाते हुए पांव बंद से गए। भीतर झांका, संयोग से कमरा खाली था। मीर साहब ने 2-1 मोहरे इधर उधर कर दिए थे और अपनी सफाई जताने के लिए बाहर टहल रहे थे। फिर क्या था, बेगम ने अंदर पहुंचकर बाजी उलट दी। मोहरे कुछ तख्त के नीचे फेंक दिए, कुछ बाहर, और किवाड़ अंदर से बंद करके कुंडी लगा दी। मीर साहब दरवाजे पर तो थे ही, मोहरे बाहर
फेंके जाते देखे, चूड़ियों की झनक भी कान में पड़ी। फिर दरवाजा बंद हुआ तो